सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में अपन ने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय का पहला लेसन कंप्लीट किया था और आज अपन दूसरा लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा लेसन का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। देखो, जहाँ भी आपको क्षेत्रक वर्ड लिखा हुआ मिले ना, थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाला वर्ड है, तो इस कै का अपने आप में कोई मायने मत निकालना। कै को उठाई देना आप तो परमानेंट ही, तो क्या हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब देखो, लास्ट जो अपन ने पहला जो लेसन कंप्लीट किया था उस समय मैंने आपको कहा था कि पहले लेसन में इतना कंसेप्ट है, इतनी शानदार बातें हैं कि आगे अपन जो भी लेसन पढ़ेंगे ना इस किताब के, वहाँ अपने को पहले लेसन का कंसेप्ट जरूरी है। और पहले लेसन के कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो एक बार अब इनको थोड़ा डिटेल से चर्चा करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। पहले क्षेत्र को कहते हैं अपन प्राथमिक क्षेत्र, दूसरे का नाम है द्वितीय क्षेत्र और तीसरे का नाम है तृतीय क्षेत्र। तो पहले का नाम तो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। सुनना, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह उत्पादन कौन से क्षेत्र का कहलाएगा? प्राथमिक क्षेत्र का कहलाएगा। एक बार मैं लिखता हूं फिर और समझ लेंगे। जब प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसे प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करते हैं। जैसे अब समझना, कृषि। एक बार एक उदाहरण लिख देता हूं मैं। क्या? कृषि। देखो, खेती बाड़ी जब भी करते हैं ना अपन, तो किस पे निर्भर रहते हैं अपन? प्रकृति के जो संसाधन है ना, सूर्य का तापमान आवश्यक है। जैसी फसल होगी उनके अनुसार सूर्य का तापमान होना चाहिए। अब सूर्य का तापमान अपन खुद थोड़ी उत्पन्न कर सकते हैं, प्रकृति की देन है, तो जितना तापमान होगा उतना होगा। सूर्य का तापमान के अलावा और बात करें अपन जलवायु, जैसी जलवायु होगी वैसी ही वहाँ क्या होगी? फसल होगी। तो जलवायु भी किसकी देन है? प्रकृति की देन है। इसके अलावा अपन बात करें वर्षा पे भी खेतीबाड़ी निर्भर है, तो वर्षा भी किसकी देन है? प्रकृति की देन है। तो प्राकृतिक संसाधन जो भी है ना, मतलब प्रकृति से जो अपने को प्राप्त होता है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तु का उत्पादन करते हैं। मतलब गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, इनका जो अपन उत्पादन कर रहे हैं वो किन संसाधनों का प्रयोग करके कर रहे हैं? प्राकृतिक संसाधनों का। तो उसे अपन कौन से क्षेत्र में शामिल करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। जैसे कृषि। और उदाहरण लें अपन पशुपालन। देखो, बिना कृषि के पशुपालन संभव नहीं है। पशुपालन हमेशा किस पे निर्भर करेगा? कृषि पे निर्भर करेगा, क्योंकि पशुओं का भोजन किस पे निर्भर है? कृषि पे ही निर्भर है। चारा, पशुओं को चारे की आवश्यकता होती है, चारा किससे मिलेगा? कृषि से। डेयरी उद्योग, मतलब डेयरी की बात करें अपन, पशुओं से ही तो दूध प्राप्त होता है, और दूध को खरीदना बेचना ही क्या कहलाता है? डेयरी कहलाता है। मत्स्य पालन आदि, ये सारे के सारे किस पे निर्भर हैं? प्रकृति पे निर्भर हैं। इसलिए इसे कौन से क्षेत्र में शामिल करेंगे अपन? प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करेंगे। अब देखो, इस प्राथमिक क्षेत्र में भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कृषि। क्योंकि कृषि होगा तभी पशुपालन होगा, और पशुपालन होगा तभी डेयरी होगी। मतलब मेन महत्वपूर्ण क्या है इसमें? कृषि। तो इस प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र भी कह सकते हैं अपन? कृषि क्षेत्र भी कह सकते हैं। लास्ट लाइन लिख देना, प्राथमिक क्षेत्र को
कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। अब इसके बाद में अपन बात करें द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र, तो इसमें समझना, थोड़ा सा बोर्ड पे लिखते हैं फिर समझते हैं। यहाँ वस्तुएं सीधी प्रकृति से प्राप्त ना होकर वस्तुओं को निर्मित किया जाता है। मतलब डायरेक्ट प्रकृति का रोल नहीं है इसमें। वहां प्राथमिक क्षेत्र में तो डायरेक्ट रोल किसका था? प्रकृति का। यहां डायरेक्ट प्रकृति का रोल नहीं है, यहां वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे उदाहरण से आप समझ जाओगे, कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, मिट्टी से ईंट बनाना। अब आप खुद सोचो भाई, कपास कृषि से प्राप्त हुआ तो कपास तो सीधा प्रकृति की देन है भाई, क्योंकि कपास तो कृषि से ही तो प्राप्त होगा, गन्ना कृषि से प्राप्त होगा। तो एक गन्ना और कपास ये तो आगे कृषि के तहत, तो ये तो आगे प्राथमिक क्षेत्र से। लेकिन जब अपन इस कपास से कपड़ा बनाएंगे तो कपड़े का निर्माण ही तो आना, मतलब निर्मित तो आना कपड़ा। गन्ने से चीनी बनाने मतलब चीनी निर्मित की गई, मिट्टी से ईंट बनाना मतलब ईंट निर्मित की गई, और ये सारा का सारा कार्य उद्योगों में ही होता है। इसलिए इस द्वितीयक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? अपन औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तो लास्ट लाइन लिखना, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ये दूसरी हो गई अपनी, ले आप इसका स्क्रीनशॉट। अब तीसरे भारतीय अर्थव्यवस्था की तीसरे क्षेत्र की बात करें अपन, जिसका नाम है तृतीयक क्षेत्र। ध्यान रखना, प्राथमिक क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन हुआ, जैसे कृषि से गेहूं, जौ, चावल, चना, ये कृषि से वस्तु तो प्राप्त हुई ना अपने को। पशुपालन से वस्तु की प्राप्ति हुई, दूध, दही, छाछ वगैरह ये प्राप्त हुआ अपने को। प्राथमिक क्षेत्र से वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें अपन, द्वितीयक क्षेत्र में भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, जैसे कपड़ा, चीनी, ईंट, इनका उत्पादन हुआ। लेकिन ध्यान रखना, तृतीयक क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, यहाँ केवल सेवा कार्य होता है। समझ जाओगे, पहले बोर्ड पे लिखता हूं, यहाँ वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, जबकि यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र व द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहायक है। जैसे सुनना, जैसे अपन बात करें परिवहन कौन से क्षेत्र में आएगा? तृतीयक क्षेत्र में। परिवहन का मतलब हो गया रेल, बस, गाड़ी वगैरह ये।
अब ये कोई वस्तुओं का निर्माण थोड़ी कर रही है, रेल वगैरह बस वगैरह ये कोई निर्मित थोड़ी कर रही है, वस्तुओं का निर्माण थोड़ी कर रही है। अब जैसे रेल है या बस का उदाहरण ले लें अपन, प्राथमिक क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन हुआ, गन्ना गया उद्योगों में, उद्योगों में क्या बनी उसकी, चीनी बनी, चीनी गई मार्केट में, मार्केट में वो बिक गई चीनी। तो बताओ ये परिवहन होगा तभी तो यहाँ का गन्ना यहाँ द्वितीय क्षेत्र मतलब उद्योगों में पहुंचेगा। अगर परिवहन नहीं होता तो बताओ इस क्षेत्र की वस्तु इस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती ना। तो अगर परिवहन होगा तो इन दोनों क्षेत्रों का विकास होगा कि नहीं होगा। तो इन दोनों क्षेत्रों के विकास में जो सहायक है वो क्षेत्र ही कौन सा क्षेत्र कहलाता है, तृतीय क्षेत्र कहलाता है। परिवहन, शिक्षा, ध्यान रखना। अब शिक्षा में जैसे मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं तो मेरी क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं तो मैं जादू से एक बच्चा और निर्मित थोड़ी कर दूंगा, 51 थोड़ी कर दूंगा, मतलब बच्चे तो वही रहेंगे। इसका मतलब मैं कौन से क्षेत्र में हूँ, तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ कोई वस्तुओं का निर्माण नहीं हो रहा, यहाँ केवल सेवा कार्य किया जा रहा है। चिकित्सा, डॉक्टर भी जो है वो केवल सेवा कार्य करता है, चिकित्सा, बीमा कंपनी, बैंक, इसके अलावा आप नाई, धोबी, ये जो भी है ना, क्योंकि भाई नाई धोबी भी कोई किसी वस्तु का उत्पादन थोड़ी कर रहा है, वो केवल सेवा का कार्य कर रहा है। नाई बाल काट रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, वो वहाँ वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रहे। ये कौन से क्षेत्र में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अब ये तृतीय क्षेत्र में जो भी आ रहे हैं वो सेवा का कार्य करें, इसलिए तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। वैसे देखो लास्ट क्लास में अपन ने समझा था, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले। अब आप सभी ईमानदारी से एक प्रयास करना, जो भी व्यक्ति पैसा कमा रहा है, चाहे वो दिन के 1000 रुपये कमाए, चाहे वो दिन के 500 रुपये कमाए, चाहे वो दिन के 100 रुपये कमाए, अपनी अपनी ईमानदारी से ये प्रयास करना। मतलब आप लोग जो स्टूडेंट हो वो तो कमाई नहीं कर रहे, लेकिन आपके परिवार में पिताजी कमाई कर रहे हैं, कोई बड़ा भाई कमाई कर रहा है, तो आप ये ज़रूर दिमाग लगाना कि भाई अपने पिताजी किस क्षेत्र से कमाई कर रहे हैं, किस क्षेत्र के रोजगार में है वो। कृषि, पशुपालन, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर कोई खेतीबाड़ी का कार्य कर रहे हैं पिताजी वगैरह, कोई पशुपालन का कार्य कर रहे हैं, कोई मछली पालन का कर रहे हैं, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगे। कोई खानों में कार्य कर रहा है, क्योंकि खनिज भी तो डायरेक्ट प्रकृति से जुड़े हुए हैं ना, इसका मतलब खनिज वाला भी किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। इसके अलावा अपन बात करें, अगर कोई उद्योग में कार्य कर रहा है तो वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। और अगर क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में तो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, और किसी को लगे कि हाँ भाई अपने पापा उस जगह कार्य कर रहे हैं जहाँ वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, केवल उत्पादन में सहयोग जरूर होता है, इसका मतलब वो सेवा क्षेत्र होगा। तो आप हर एक ध्यान रखना, हर एक व्यक्ति इन तीनों में से किसी क्षेत्र में मिलेगा आपको। तो अब उसके बाद में आगे अपन प्रयास करें, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। अब समझना, देखो जैसा भी मानचित्र बने अपन, जितनी जगह अपने पास उपलब्ध है, अब नीचे तो बढ़ नहीं सकता, जैसे ये अपना घर है, अपने लिए तो यही क्या है, अपना घर, ये हमारा भारत देश हमारा क्या है, घर है। अब इस घर में कोई व्यक्ति, 135 करोड़ जनसंख्या है। अब 135 करोड़ जनसंख्या में कोई तो उत्पादन कर रहा है, मतलब कोई तो कमाई कर रहा है, कौन से क्षेत्र से, प्राथमिक क्षेत्र से। कोई कमाई कर रहा है कौन से क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से। कोई कमाई कर रहा है कौन से क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से। ये अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हो गए। इन तीनों से
अगर इन दोनों में कमाई कर रहा है तो वो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। अगर इस क्षेत्र से कमाई कर रहा है तो वो सेवाओं का उत्पादन कर रहा है। अब भारत देश की जो भी जनता है ना, अर्थव्यवस्था के इन तीनों क्षेत्रों से वस्तु या सेवाओं का उत्पादन करेगी और सबको अपन टोटलिंग कर लेंगे कि भाई 135 करोड़ व्यक्ति हैं। 135 करोड़ व्यक्तियों में से कुछ ने प्राथमिक क्षेत्र से कमाई की, कुछ ने द्वितीयक क्षेत्र से की और कुछ ने तृतीयक क्षेत्र से कमाई की। यहाँ वस्तुओं का उत्पादन हुआ और यहाँ सेवा हुई। तो जिसने जितनी कमाई की उसका अपन योग कर लेते हैं। समझ गए बात? ये अपना घर है ही, तो बताओ वो अपना उत्पाद कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? वही तो कहलाएगा ना। तो एक बार में इसका अर्थ जो है ना, क्वेश्चन तो यहाँ हो गया, इसका अर्थ आगे वाले पेज पे लिखता हूं। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों से उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य का योग यहाँ मूल्य का योग मत लिखो, सेवाओं को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ध्यान रखना, हम जब भी हमारे देश के प्रोडक्शन की उत्पाद की बात करते हैं तब एक वर्ष की बात करेंगे। पर लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है। एक वर्ष की अपन बात करें, किसी देश में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, इन तीनों से या तो वस्तुओं का उत्पादन होगा या सेवाओं का उत्पादन होगा और इन सब को मिलाकर ही क्या कहते हैं अपन? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो देखो, आपको याद हो तो पिछली क्लास में अपन ने राष्ट्रीय आय की भी परिभाषा सेम ऐसी लिखी थी। अगर आप यहाँ राष्ट्रीय आय वाली परिभाषा आपको याद है और आप चाहते हो कि लैंग्वेज अपने को तो चेंज नहीं करनी, तो आप राष्ट्रीय आय वाली परिभाषा लिख देना, उसमें भी एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा। तो अब लेसन का आज अपना दूसरे लेसन की पहली क्लास ही थी और बाकी चर्चा करेंगे पर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।